खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल में सियासत इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, जहां बड़े नेताओं पर शिकंजा कसता दिख रहा है। अब पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट ने हलचल बढ़ा दी है। बालेंद्र शाह की नई सरकार के एंटी करप्शन अभियान के बीच विपक्ष इसे सियासी साजिश करार दे रहा है। अब देखना होगा कि यह कार्रवाई सिस्टम को साफ करने की दिशा में कारगर साबित होती है या देश में राजनीतिक टकराव को और तेज करेगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। नेपाल की राजनीति में इस समय बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। बालेंद्र शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में लगातार पुराने नेताओं पर शिकंजा कस रहा है। ताजा घटनाक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पूर्व विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग की सिफारिश पर की गई है। दोनों को भगोड़ा घोषित किया गया है और उनके खिलाफ इंटरपोल वारंट जारी करने की तैयारी की जा रही है। देउबा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है और ये एक साजिश है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके घर से नकदी मिलने के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो संभवतः AI से बनाए गए हो सकते हैं। फिलहाल देउबा और उनकी पत्नी लंबे समय के इलाज के लिए विदेश में हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हाल ही में सिंगापुर में थे। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब नेपाल में नई सरकार सत्ता में है, जिसका नेतृत्व युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नई राजनीतिक सोच के वादे के साथ भारी जीत हासिल की थी। इससे पहले पिछले महीने पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी 2025 के विरोध प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब दोनों को 12 दिन की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया है। रिहाई के लिए शर्त रखी गई है कि वो जांच में सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पर पुलिस के सामने पेश होंगे। अभी तक उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप तय नहीं किए गए हैं। दरअसल सितंबर 2025 में नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद शुरू हुए और जल्द ही पूरे देश में फैल गए। इन प्रदर्शनों के दौरान संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई थी और अंततः सरकार गिर गई थी। अब चल रही ये जांच और गिरफ्तारियां इस बात का संकेत हैं कि नेपाल में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हो रहा है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हालांकि इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये कदम वास्तव में न्याय के लिए है या राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। अतुल जी, क्या कुछ कहेंगे जो नेपाल में चल रहा है, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, जो एक तरह से पूरी जनरेशनल जेनजी जनरेशन आ गई है अब सत्ता में नेपाल के अंदर। अब जेनजी जनरेशन का मेन मुद्दा जो था चुनाव से पहले वो ये था एंटी करप्शन, और जो जीती है ये जेनजी जनरेशन, इनकी जो पार्टीज़ हैं, इनका जो गठबंधन है वो भारी बहुमत इससे मेजॉरिटी से बहुमत से जीती है। तो इसका अब लेकिन आ गया है टाइम उसको फुलफिल करने का। एंटी करप्शन के ऊपर पूरी तेज़ी से अब काम शुरू हो गया है। अब लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या ये वाकई ही सिर्फ एंटी करप्शन है या इसके पीछे राजनीति है, मुझे लगता है दोनों का मिश्रण है और राजनीति भी है। क्योंकि एक तरह से दिस इज़ अ वॉर ऑन ओल्ड गार्ड, क्योंकि किसको निशाना बनाया गया है? जो बहुत ही वरिष्ठ उनके नेता रहे हैं, शेर बहादुर देउबा, नेपाली कांग्रेस के कई बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके आते हैं शेर बहादुर देउबा को। तो ये संकेत है कि बाकी के नेता भी, और इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गई है, तो और भी जो सीनियर लीडरशिप है, जो पुरानी लीडरशिप है, मुझे लगता है कि ये देउबा का पहला एक तरह से उदाहरण बनाया जाएगा और इसके बाद और भी जो नेता हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की पूरी संभावना है। मुझे लगता है जेन ज़ी की जनरेशन एक पूरे नए तरीके से एक नई अर्थव्यवस्था को लेके आगे जाना चाहती है। अतुल जी, जो देखा जा रहा है उसमें यह है कि वाकई काफ़ी ईमानदारी से जो बालेन की सरकार है वहाँ पर वो काम कर रही है, कदम उठा रही है, लेकिन अदालत में जो मामले इन पर लगाए जा रहे हैं ये अदालत में कितना टिक पाएंगे? क्योंकि अदालत में सबूत चाहिए होंगे। अभी KP शर्मा ओली को गिरफ्तार किया था, लेकिन आज वो रिहा हो गए हैं। कुछ शर्तें रखी गई हैं कि वो जांच में सहयोग करें, लेकिन अदालत ने उनको रिहा कर दिया।
इतना आसान नहीं होगा चंद्रशेखर जी, क्योंकि आपको, जैसे आपने कहा कि अगर आप अदालत, और अदालत हम मान रहे हैं क्योंकि सुशीला कर्की भी उनके साथ थी, अदर चीफ जस्टिस जो जेनजी के साथ जुड़ी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है, तो आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकोगे। जो जो अदालत की जो अपनी कार्रवाई है, तो इतना आसान नहीं होगा जब तक ठोस सबूत नहीं होंगे। अब द्योबा तो कह रहे हैं कि जो भी उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। ये सब की जान इतना आसान नहीं होगा। एक तो चीज होती है चंद्रशेखर जी कि आप स्ट्रीट्स में आके सत्ता को हटा दें, आप लेकिन जब पावर में होते हैं तो उसके अपने नियम होते हैं, अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। बिल्कुल। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कहा जाता था कि करप्शन जो नेपाल में बहुत ज्यादा बड़े पैमानों पे थी, ये आरोप पहले भी लग रहे हैं, लेकिन सबूत के तौर पे पूरी तरह से एविडेंस के साथ ये बड़ा चैलेंज होगा जेनजी की जो नई लीडरशिप है, बालन शाह के लिए खासकर। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।